Good evening, all of you. Check the audio and video, please, and reply. ओके, करें शुरू। तो यार जो कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, आई थिंक वी हैड अ डिस्कशन अबाउट, बड़ा फटाफट में जो कल आपको बताया था एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको मैं। ओके, तो बेटा जो कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो बेटा एक बार दोबारा से देख लो सारी चीजें। जब हम बात करते हैं लीनियर मोशन की, लीनियर का मतलब क्या होता है? बॉडी ऐसे सीधे सीधे चले, स्ट्रेट। जैसे मैं यहां से स्ट्रेट जा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड लीनियर मोशन, स्ट्रेट। ठीक है, और एक होता है जब कोई चीज घूमे, रोटेट करे, तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा बेटा? इन रोटेशनल मोशन क्या होगा? जो टर्म लीनियर में यूज करते थे उसके ऑपोजिट टर्म हम लोग रोटेशन में यूज करेंगे। जैसे कि लीनियर में मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज किया था, और रोटेशन की जब हम बात करेंगे बेटा, तो रोटेशन में दोबारा से बता रहा हूं सभी लोगों को, रोटेशन में हम क्या यूज करेंगे? थीटा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? थीटा यूज करेंगे। ये क्या थी हमारे पास में? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है हमारे पास में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे पास में वेलोसिटी थी, यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया आपके पास में? एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ओमेगा। यस और नो? फिर यहाँ पे मैंने बात करी थी एक्सेलरेशन, जो कि लीनियर थी। यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में? अल्फा। अल्फा इज व्हाट? एंगुलर एक्सेलरेशन। याद आ रहा है? और बेटा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हमने पढ़ा था, इनके बीच में थीटा और एस के बीच में रिलेशन क्या था? याद करो जल्दी से। थीटा वाज व्हाट? आर्क अपॉन रेडियस। याद आ रहा है? एस बाय आर, यानी कि इट इंप्लाइज एस इक्वल टू आर थीटा। याद रखो, बोलो नहीं यार, प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, सारे दिन इस बात को याद रखो। तीसरा दिन हो गया मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आज तीसरा दिन है आज। ओके, v और ओमेगा में रिलेशन जो क्या बताया था? v इक्वल्स टू आर ओमेगा। याद आ रहा है? और इसका एक और रिलेशन मैंने लिखवाया था वेक्टर में, v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। याद है? ठीक है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, और इसका वेक्टर फॉर्म क्या लिखवाया था? ओमेगा क्रॉस r लिखवाया था। और दो लोग लाइव कैमरे के अंदर देख रहे हैं मुझे, उन लोगों को मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत डिटेल में कराया हुआ है, और ये आप लोग बहुत पहले कर चुके हो। तो कल की क्लास में मैंने कुछ नया नहीं कराया, सिर्फ रिपीट ही करवाया है। तो ये चीज आप लोग पहले कर चुके हो, तो आपको आना चाहिए। दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू पीपल। और जो यहाँ बैठ के देख रहे हो बेटा, ये आपके लिए एक तरह से रिवीजन ही है, क्योंकि कल मैं डिटेल में करा चुका हूं इस चीज को। और ए इक्वल टू, मतलब यहाँ लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। यस और नो? ठीक है, और रिलेशन क्या बनाता है इसके लिए? ए वाज इक्वल टू अल्फा इनटू आर। यही था। इट इंप्लाइज ए वाज इक्वल टू, ए वेक्टर वाज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। और इसको मैंने बोला था कैसी एक्सेलरेशन होती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। और ये कैसी वेलोसिटी होती है? टेंजेंशियल होती है, सेंट्रीपिटल नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होती? कल सारा डिस्कशन किया, और आप लोगों को पहले बता चुका हूं मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। ओके, अब एक और चीज मैं यहाँ पे नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा। लीनियर मोशन की जब भी हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं लीनियर फोर्स की। किसकी बात करते हैं? लीनियर फोर्स की। और यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बेटा लीनियर फोर्स का ऑल्टरनेटिव क्या बनता है? टॉर्क, टाउ। इसको हम लेटर बोलते हैं टाउ, TAU, टाउ। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे टी की तरह लिखना है, बट टी के थोड़ा सा पैर ऐसे लगाना है, टाउ बोलते हैं इसको। ठीक है, टाउ मतलब टॉर्क। टॉर्क, इसके बारे में भी आज लेक्चर दूंगा पूरा फुल फ्लेज, कि टॉर्क क्या होती है, कैसे निकालते हैं इसको। ओके, टॉर्क, टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो किसी चीज की एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करे। जैसे आपने पढ़ा हुआ है इन रोटेशन, क्या बोलते हो, क्लास 9 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है
F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। यानी कि अगर किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी में क्या होता है, एक्सेलरेशन आती है। उस बॉडी में क्या आती है, एक्सेलरेशन आती है। यानी अगर कोई बॉडी चल रही है, कार चला रहे हो, जब कार चला रहे हो तो एक्सेलरेटर पे पैडल पे पैर दबाते हो तो गाड़ी आपकी लीनियरली एक्सेलरेट करती है। लीनियर मतलब सीधा एक्सेलरेट करती है, सीधा भागती है। लेकिन हमारे पास में पंखा है, पंखा घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और हम यहाँ से रेगुलेटर से इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। हमने रेगुलेटर फुल कर दिया, पंखा बहुत तेज घूमना शुरू हो गया। मतलब कि हमने रेगुलेटर में ऐसा क्या कर दिया कि पंखा बहुत तेज घूमा, मतलब हमने करंट को यहाँ से ज्यादा भेजा, करंट बढ़ा दिया हमने, करंट बढ़ा दिया, पंखा तेज घूमा, पंखा तेज घूमा। तो ऐसा क्या हुआ कि पंखा बहुत तेज घूमा? तो यहाँ तो पता लग रही थी अपने पास में फोर्स थी, यहाँ घूमने में जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। जो चीज घुमाए पकड़ के उसको टॉर्क बोलते हैं। घुमाने के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। जैसे हम कार चलाते हैं ना, तो कार की जो व्हील होती है, व्हील को घुमाने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। तो जब भी हम कार खरीदते हैं तो इंजन की डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं, मतलब इंजन कितने सीसी का है। जितने हैवी सीसी का इंजन होगा उतने उसमें बीएचपी ज्यादा होगी। जैसे 100 बीएचपी है, 200 बीएचपी है, समझ पा रहे हो, और उसमें उतना टॉर्क होगा। जैसे कि जो डीजल गाड़ियां होती हैं, या आप मर्सिडीज ले लो या बड़ी गाड़ियां ले लो, BMW ले लो, उनमें टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। 500 Nm का टॉर्क है, 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और वहीं पे जो मेरे पास में गाड़ी है उसका इंजन 1200 सीसी है और उसमें टॉर्क है 113। Hyundai की i20 ले लो, मारुति की, सुजुकी स्विफ्ट ये ले लो, इन सभी में 113 न्यूटन का टॉर्क है, न्यूटन मीटर का। और वहीं मर्सिडीज के इंजन में जो टॉर्क है वो 500 न्यूटन मीटर का है। टॉर्क ज्यादा होने का मतलब क्या है कि गाड़ी जो है वो इजीली उठ सकती है। अगर बहुत मडी एरिया में गाड़ी फंस जाए तो उसका व्हील जो है ना वो बड़ी आसानी से घूम जाएगा। जितनी आसानी से घूमेगा मतलब गाड़ी उतना इजीली उठ जाएगी। टॉर्क का वो कंसेप्ट है। तो जब भी गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी का टॉर्क जरूर चेक कर लेना। बाइक खरीदनी है क्योंकि यू पीपल आर साइंस पीपल, तो आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत जानकारी हो, आपको कोई बेवकूफ न बना पाए। हमारे पास में 2 गाड़ियां हैं, सेम रेट की गाड़ियां हैं, एक में टॉर्क 100 न्यूटन मीटर का और एक में 120 न्यूटन मीटर का है। तो यू विल ऑलवेज प्रेफर 120 न्यूटन मीटर। रीजन क्योंकि उसको चलाने में, उसको उठाने में, एक्सेलरेट करने में ज्यादा अच्छा लगेगा। आर गेटिंग माय कांसेप्ट? समझ पा रहे हो आप? तो टॉर्क क्या है? टॉर्क मतलब जो घुमाए किसी चीज को, रोटेट कर रहा है, उसको हम टॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे F इज इक्वल टू m होता है, यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा होता है। यहाँ पे लीनियर फोर्स है और यहाँ पे कौन सी फोर्स है? टर्निंग फोर्स। इसको हम टर्निंग फोर्स भी कह देते हैं, टर्निंग फोर्स। खाली इंट्रोडक्शन देना। यहाँ पे मास है, मास क्या होता है बच्चे, याद आ रहा है? मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया पढ़ा था हमने क्लास 9 के अंदर। इनर्शिया, inability of the body to change the state of rest and state of motion unless until some force is applied. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब किसी बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उसमें इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे इस मास का ऑल्टरनेटिव क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिटेल में पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। यानी लीनियर में मास है, यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लीनियर में एक्सेलरेशन सिंपल थी, लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन आ गई? एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई। F इक्वल टू m, और ये क्या है? रोटेशन का F इक्वल टू m है। दिस इज F इक्वल टू m इन रोटेशन। F की जगह पे टाउ लिख दिया, m की जगह पे I लिख दिया, a की जगह पे अल्फा लिख दिया। तो ये रोटेशन का न्यूटन सेकंड लॉ है। रोटेशन का न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, इसको ड्राइव करके दिखाऊंगा मैं इन फ्यूचर, लेकिन अभी खाली इंट्रो दे रहा था। ठीक है, ओके। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। राइट, तो ये सारी चीजें आपको मैं कल बता चुका हूं बेटा, ये सारी चीजें आपको पता है। और ओमेगा का एक और फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय dt। इसको भी याद रखिए। एंड अल्फा का फॉर्मूला है बेटा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
डी ओमेगा बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? लीनियर में ये, रोटेशन में ये चीज आएंगी, डिट्टो सेम सेम। ठीक है, चलो अब मान लो कि आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया है इस तरह से। क्वेश्चन है इफ ओमेगा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4, ओमेगा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4, ये आ गया। ठीक है, तो कहता है फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, टेक थीटा इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, कहता फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में। इसको हम किस तरह से करेंगे बेटा? चिराग, साहिल, पालिका नहीं, पलक, आप लोगों को बेटा विजुअल है, तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको प्लीज आप सॉल्व करो एंड प्लीज रिप्लाई टू मी इन द व्हाट्सएप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, कैन यू डू इट? कोशिश करेंगे? नहीं, इंटीग्रेशन निकालना करो। इंटीग्रेशन से तुम जैसे लगा सकते हो लगा लो, अगर आता है तो, नहीं आता तो वैसे नॉर्मल करो। डू इट, कोशिश करो। राइट, बेटा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो क्या रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो ओमेगा इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 4, ये हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा कि फाइंड थीटा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, हमने ये क्या है थीटा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड कितना होगा हमें नहीं पता, और थीटा एट t इज इक्वल टू 0 कितना है? 0 दिया हुआ ना। 0 सेकंड में थीटा कितनी है? 0 है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझो यार, ये इस तरह से कोई चीज घूम रही है, ये टाइम 0 है, 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0 है। 2 सेकंड के बाद यानी एट या आफ्टर 2 सेकंड एट t इक्वल टू 2 सेकंड कितना डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? फाइंड द एंगल। अगर बॉडी मान लीजिए ऐसे घूम रही है तो व्हाट इज, ये मान लो बॉडी यहां पे आ गई, तो ये एंगल थीटा कितना होगा आफ्टर 2 सेकंड? क्या बॉडी यहां होगी, क्या बॉडी यहां होगी? आई डोंट नो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ मेरी बात? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंगुलर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा होगा। अब आपको पता है सभी को ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, सबको पता है। मैं यहां से क्या करता हूं, डी थीटा को मैं ओमेगा डी टी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं, मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने को ये इक्वेशन दे रखी हुई है, ठीक है। अब अपने को कहता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, तो इंटीग्रेटिंग अबव विद इन लिमिट्स, कौन सी लिमिट लेंगे बेटा? यहाँ पे क्या है, थीटा की लिमिट है,
और इस तरफ किसकी लिमिट होगी, टाइम की लिमिट होगी। इस तरफ क्या है, डी थीटा है ना, राइट साइड पे क्या है, डी टी है। तो जो डी के साथ में टर्म जुड़ी होती है, जैसे डी थीटा है तो थीटा की लिमिट जाएगी, थीटा लोअर लिमिट, थीटा अपर लिमिट। अगर डी जेड है तो किसकी लिमिट जाएगी, जेड की लिमिट जाएगी। अगर डी एक्स है तो किसकी लिमिट जाएगी, एक्स की लिमिट जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इंटीग्रेट करेंगे बेटा डी थीटा और लिमिट क्या रखेंगे, थीटा की इनिशियल वैल्यू है, थीटा की लोअर वैल्यू जो कि कितनी है, इसको मैं थीटा 1 बोल देता हूं और इसको बोलता हूं थीटा 2। ठीक है, समझा के बाद इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। और यहां पे क्या आ रहा है, डी टी आ रहा है, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। तो टाइम की वैल्यू क्या है, शुरू में कितनी टाइम है, शुरू में टाइम 0 है और फाइनल टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 2 है। बोलो, हमें लिमिट, हमें इंटीग्रेशन ऐसे लगानी है कि हमारा t से लेकर t0 से लेकर ये t0 से लेकर ये t इज इक्वल टू 2 तक सारी चीजें कवर हो जाए। हमें ऐसे दिमाग चलाना है। t0 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0 है, बोलो ऐसा तू, t0 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, 0 है, तो t0 पे डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। t इज इक्वल टू 2 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, नहीं पता, निकालना है। दिमाग चल रहा है, कैसे चूज करना है। जो हमें टाइम की लिमिट दे रखी है उस लिमिट में रह के हमें इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। इंटीग्रेशन का यही फायदा है, एक होती है डेफिनेट, एक होती है इनडेफिनेट। आपको उस दिन में मैंने बताया, डेफिनेट में क्या होगा कि एक प्रॉपर लिमिट दे रखी है, जैसे इसमें डेफिनेट चल रहा है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यानी कि लोअर लिमिट हमारी टाइम की 0 है, अपर क्या है, ये है 2 मिनट 2 सेकेंड है। इस सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ऐसे देखना है। तो यहां पे जो डी थीटा है, याद रखो जब भी हम ये करते हैं ना, डी थीटा करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन थीटा आता है, डी एक्स इसका इंटीग्रल करेंगे एक्स आएगा, डी जेड इसका इंटीग्रल करेंगे जेड आएगा, डी टी इसका इंटीग्रल करेंगे टी आएगा। इसको याद रखो, जो भी डी डी वाली टर्म होगी ना, डी एक्स डी जेड डी टी डी एफ डी ब्ला ब्ला जो भी है, उसका जो भी होगा बेटा, जो राइट साइड पे यहां पे लिखा होगा वही इंटीग्रेशन बन जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैं खाली एक शॉर्टकट चीजें बता रहा हूं, अदरवाइज उसका पूरा मैथमेटिकल डिटेल है, पूरा मैथमेटिकल हिस्ट्री है। बट उसमें गए तो फिर मैथ ही हो जाएगा, फिर फिजिक्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी मैथ की चीजें हैं। अरे यार मेरा ना जो लेक्चर मैंने दिए थे बहुत ज्यादा डिटेल में थे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी 4 दिन लगाए थे, बहुत डिटेल में थे, सारे डिबेट हो गए। ठीक है, अभी के लिए जितना नोटिस करते रहो, आई गारंटी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना काफी है। बाकी हमें मैथ में थोड़ी जाने प्रॉपरली, और तो मैथ में कर ही लोगे तुम। ठीक है, हमें खाली बस इनकी एप्लीकेशन देखनी कि लगाना कैसे है, टूल है, टूल को चलाना कैसे है, हमें ये सीखना है बस। हमें मैथ थोड़ी करना है यहाँ पे, हमें फिजिक्स करनी है, बट टूल आना चाहिए कैसे लगाना है। तो इसका क्या होगा, थीटा, अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल है, मतलब कि लिमिट्स लगाएंगे, थीटा 1 0 और थीटा 2 नहीं निकालना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, ये ओमेगा 5t² प्लस 4 dt लिमिट 0 to 2। अब ये इक्वेशन देखो t में है, दिख रहा है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको इंडिविजुअल सॉल्व करते हैं। ये हो गया 5t² dt, ये इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करते हैं 0 to 2। जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं ना ऐसे प्लस या माइनस वाले, तो हम अकेले अकेले कर लेते हैं। तो 5t² dt, फिर इसको क्या किया मैंने, 4 dt प्लस 0 to ऐसे करते हैं, अकेले अकेले सॉल्व करते हैं। अब जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज 2 3 4 ये सब कांस्टेंट होते हैं, इनका इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो ये हो गया इंटीग्रेशन से बाहर, 5 बाहर आ गया, यहाँ पे अंदर क्या बचा, t² इंटीग्रेशन 0 to 2 प्लस यहाँ 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, dt लिमिट 0 to 2। पूरा क्लियर हो गया, मैथमेटिक्स कर रहा हूं। एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो फिर मैं आगे इंटीग्रेशन जल्दी से कर सकता हूं चीजों को। ओके, देखो आगे क्या करेंगे बेटा, आगे अपने पास क्या हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा 2 माइनस थीटा 1,
इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 5 है और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब बाय 3, बोलो याद आ रहा है, ये भूल गए, x की पावर n हो साथ में dx हो, इसका इंटीग्रल क्या बताया था, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। अभी थोड़े दिन पहले बताया जनरल फॉर्मूला, वेयर n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है, x मतलब t, यहां t की टर्म में चलता सारा कुछ, तो t स्क्वायर कितना हो जाएगा, t 2+1 डिवाइड बाय 2+1, 3 बन गया। साथ में ये 4 है +4 और यहाँ पे dt है, dt क्या बनेगा, t बनेगा लिमिट 0 to 2, बोलो क्लियर। अब θ2 ऐसे लिखोगे, -θ1 की वैल्यू 0 है, सबको पता है, 5/3, 3 को बाहर ले लेता हूं मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t की जगह पे 2 पुट करो तो 2 की पावर 3 माइनस t की पावर, t कितना 0, 0 की पावर 3, ऐसे कर सकते हैं, माइनस प्लस प्लस आएगा 4 और t की जगह पे 2 माइनस 0। देखो अपर माइनस लोअर लिमिट, किसी को क्लियर करना तो बता दो, आपको क्लियर हो रहा है, चिराग एंड ऑल टीम, तो ये कितना होगा, θ2 इक्वल्स टू 5/3 और 2 to the 4 to the 8 माइनस प्लस 4 to the 8, कितना हो गया, 8 और 5 कितना होता है 40, 40/3 प्लस 8, ये हो गया 40 और 8 और 3 24 डिवाइड बाय 3, 6 4 दिस, ये आ गया θ2 की वैल्यू आ गई, इतने रेडियंस, रेडियन में आएगा, चमन ऊपर से गया था रॉकेट की स्पीड से जूम किया है, समझ कुछ आज समझ पक्का, जरूरी क्या आना, ठीक है, नोट करो, थीटा किस में लिखते हैं हम लोग, रेडियंस, ऐसा यूनिट इज रेडियंस। सारी हिस्ट्री तुम्हारे सामने बेटा, इतने में ना मैं 5 सवाल कर रहा था, लेकिन आप लोगों को सारी डिटेल में बता रहा हूं, सिंगल सिंगल स्टेप प्लीज नोट करिए। हाँ बोलो, नहीं एक चीज और देखिए आप लोग, जब भी हम ऐसा करते हैं ना, मान लो ये सी डी टी है, मान लो सी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सी यहाँ पे क्या है बेटा, कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होता है ना उनका इंटीग्रेशन नहीं होता है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आता है, तो सी को हम बाहर लिखेंगे बेटा और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टी बन जाएगा dt, ठीक है, तो ct बन जाएगा। अगर कोई लिमिट दे रखी तो लिमिट लगा लेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, तो 4 बाहर आ गया, अंदर क्या होता है dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, dt हो dx हो df हो कुछ भी हो, उसका इंटीग्रेशन अगर dt है तो t, dx हो x, dy है तो y, लिमिट्स लगा के सॉल्व करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार ऊपर वाली वैल्यू पुट करना, एक बार नीचे वाली पुट करना, ठीक, ये θ2 आ गया, यानी मैंने निकाल दिया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे कितने डिस्प्लेसमेंट आ गई, 64/3 रेडियंस, रेडियंस को लिखने का तरीका क्या है, RAD लिखते हैं, रैड, रैड मतलब रेडियंस, शॉर्ट फॉर्म है, ओके, एनी क्वेश्चंस। अब क्या पूछ रहा है, इसी में एक और क्वेश्चन छोटा सा बनाता हूं मैं, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, एक और क्वेश्चन आता है, इसके बाद में टॉर्क की एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको, टॉर्क क्या होता है, ठीक है, बाकी फिर धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल्स को आगे सॉल्व करते रहेंगे, इरेज करो कर सकते, कोई भी नहीं नोट किया, चलो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं मैं, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, एक और पार्ट ऐड कर रहा हूं, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस in पंजाब में चंडीगढ़ पकड़ के पीटते हैं, हमारे स्कूल के बारे में, हमारे स्कूल के लड़के ही करते हैं यार,
इस साल जो कोविड का दौर चल रहा है, जो बेगन कृष्णनगर और उधम नगर का पूरा मुकाबला चलता है जबरदस्त। इधर की लड़की उधर, उधर की लड़की इधर, पता नहीं क्या करते हैं। और रात तो ऐसे ऐसे बाइकें चल पड़ी है, इतनी तेज आवाज आती है मतलब ना, पास से निकलता है ना एक बार बंदा ना कहाँ पे जाता है, ऐसी आवाज होती है। बुलेट की आवाज होती है, वो और ही आवाज होती है, पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या चल रहा होता है। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस या रेवोल्यूशंस इन 2 सेकंड। कितना 2 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशन करेगा वो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका मैं आपको ट्रिक बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना होता है इसको। पहले ये नोट कर लो, कर लो नोट। ओके, चले आगे। कहता फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितनी रेवोल्यूशंस करेगा पार्टिकल, वो हमें निकालना है। तो ये अरेंज करता हूं ऊपर से। तो इसका एक ट्रिक है बना, वो नोट कर लेना सब लोग। देखो, मुझे तो ये बताएगा, ये अपने पास में क्या होता है, सर्कुलर मोशन हो गया। मान लो कि यहाँ जो पार्टिकल है, ठीक है, जब वो यहां से चला और ये घूमा और ये घूम के अपने घर पे वापस आया, यहाँ पे आ गया, यहां चला और यहाँ पे घूम के वापस आया, तो कोई मुझे ये बताएगा यहाँ पे कितना एंगल उसने ट्रैवल किया। यानी 1 रेवोल्यूशन का मतलब हो गया, वेरी गुड, 360 डिग्रीज या फिर 2 पाई रेडियन। समझ में आती बात? पक्का? देख लो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मतलब कि 2 पाई, या ऐसे लिख सकते हो 2 पाई रेडियंस पे एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया, है ना, एक रेवोल्यूशन पूरा हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रेडियन पे या फिर एक रेडियन पे कितने रेवोल्यूशन होंगे, सिंगल रेडियन, ये 2 पाई रेडियन है, तो सिंगल रेडियन में कितने रेवोल्यूशन होंगे, 1 डिवाइड बाय 2 पाई रेवोल्यूशन। जैसा नो समझ में आ रहा होगा ना, आसान है, बोलो आसान है। अब 1 रेडियन पे 1 बाय 2 पाई रेवोल्यूशन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि थीटा रेडियंस पे कितने रेवोल्यूशन होंगे, तो आप बोलोगे थीटा बाय 2 पाई। बात समझ आती है, पक्की बात है। यानी कि बेटा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला क्या आया, ये नोट करो इसको, फॉर्मूला आया थीटा डिवाइड बाय 2 पाई। थीटा डिवाइड बाय 2 पाई, ये आया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला। अब बेटा हमें पता है, वो कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 2 सेकंड, ये कहता है, तो हमें पता है at t is equal to 2 सेकंड या in t is equal to 2 सेकंड हमारे पास में थीटा कितना आया था, बोलो थीटा कितना आया था, 64 डिवाइड बाय 3 रेडियन आया ना, जैसा नो ये तो आया हमारे पास में। तो कितने रेवोल्यूशन हुए, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड कितना होगा बेटा, थीटा कितना है 64 बाय थीटा बाय 2 पाई लिख ना, इसका मतलब थीटा कितना 64 बाय 3 इंटू 2 पाई, बोलो 2 3 जा 6 2 जा 4, 32 डिवाइड बाय 3 पाई रेवोल्यूशंस, ये आंसर आ गया हमारा। बोलो क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन तो पूछो, देखो समझ क्लियर है? ये फॉर्मूला है, ट्रिक ये है, यहां से फॉर्मूला निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस रोटेशनल मोशन में कैसे निकालना है, ये फॉर्मूला इससे याद रखना, थीटा बाय 2 पाई नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। लक्ष्य ओके? श्योर? ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, एक नंबर का छोटा सा, इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रेस करता हूं मैं। अब मैं आपको क्या करता हूं, थीटा देता हूं बेटा, मान लो लेट क्वेश्चन है, लेट थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर टी क्यूब ले लो, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? और ये पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको, एंड रेडियस ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू से 1 मीटर, ट्रैक का रेडियस कितना बेटा 1 मीटर है, आर इक्वल टू 1 मीटर है। आपसे मैंने बोला फाइंड ओमेगा अल्फा 80 VT at t is equal to 2 सेकेंड। चलो फाइंड ओमेगा अल्फा 80 VT at t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है? यहां पे टी क्यूब है, क्या मैं कर देता हूं, मैं कर देता हूं, ये ट्राई करोगे? पहले तो क्या निकालना है, तो मैं हिंट देता हूं, पहले क्या करना है, ओमेगा निकालना है, ओमेगा का फॉर्मूला बोलो डी थीटा बाय dt। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या दिया था, हमने आपको ओमेगा दिया था और आपको बोला थीटा निकालो, तो मैंने इंटीग्रेशन किया। अब मुझे क्या दिया है, मुझे थीटा दिया है, मुझे बोला ओमेगा निकालो, अब मुझे डेरिवेटिव करना है, अब मुझे डेरिवेटिव करना है। तो ये रहा थीटा, थीटा की इक्वेशन क्या है, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा डी बाय dt, मतलब कि इसका इंडिविजुअल का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बेटा इसका टी क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाय dt, अकेले का डेरिवेटिव करेंगे dt स्क्वायर बाय dt प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1, ऐसे कर दूंगा मैं इंडिविजुअल का, समझाने के लिए ऐसे लिखा, नहीं तो रैपिडली होता है ये सारा। तो टी क्यूब का डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपके पास में y इज इक्वल टू x की पावर n हो, फॉर्मूला याद कर लो, बेसिक फॉर्मूला, तो मैं आपसे बोलता हूं dy बाय dx निकालो, dy बाय क्या निकालना है, dx निकालो। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है जो भी पावर है x की, वो पावर सामने ले आओ, x की पावर n माइनस 1 कर दो, n x n माइनस 1, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला x की पावर n वाला, और डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला ये चलेगा, x की पावर n हो तो n सामने आ जाएगा, x की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है? ये फॉर्मूला है, ओके? यहां पर भी ध्यान रखना कि जो कुछ ध्यान रखना, वो सब चीजें बेकार की है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, बस इसको ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है आपका। इसके बाद में कुछ साइन कॉस के फॉर्मूले हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा विद द प्रोसेस ऑफ टाइम, धीरे धीरे आपको सारा बता जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और साथ में t है, तो यहाँ जो x है वही यहाँ पे t का रोल हो रहा है, जो x का रोल वहां पे है वही रोल यहाँ पे किसका है, t का है, यानी x को t में कन्वर्ट कर देना। तो x की पावर n है, यहाँ t की पावर n है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n सामने
टी की पावर n माइनस 1। प्रैक्टिस से आएगा, जिन्होंने स्कूल में थोड़ा बहुत किया हुआ पहले, आपने तो बिल्कुल कॉमर्स वाले बच्चे हो आप। प्लस 2t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो 1 कांस्टेंट होता है, उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो क्या होना ये 3t स्क्वायर माइनस प्लस 2t, ये तुम्हारे पास में है ओमेगा। ये एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि फाइंड द ओमेगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ओमेगा एट 2 सेकंड हम निकाल लेंगे इसको, जहां पे t है वहां पे 2 पुट कर दो, दैट्स इट। तो यहां पे 3 और t की जगह पे 2 पुट करेंगे, स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना बना 6, 2 to the 4 और 4 3 जा 12 प्लस 2 to the 4 कितना बना 16 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड होता है। क्या हो गया, आपका हो गया, बाकी मुझे होगा, गर्दन जल्दी से करो, आगे निकालो, ओमेगा निकाल दिया मैंने, अल्फा निकालो, अल्फा कैसे निकलता है, डी ओमेगा बाय डी, यानी इसका एक बार और डेरिवेटिव लो, ये रहा ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो अल्फा आ जाएगा। चल रहा दिमाग यार, बंद हो गया, चलाओ। अगर तुमको बेकार चीजें कराने को जाए, मैं बेकार चीजें करा सकता हूँ, लेकिन कुछ थोड़ा लेवल की चीजें करो, जरूरी है। तो फिर हमारा पेपर बाहर जाना सब होता है से, वो पेपर चुन के डालते हैं, इसलिए अगर इसलिए हम नहीं करेंगे तो बेटा कुछ भी नहीं होगा। और वैसे यार ये चीजें बहुत आसान है, बिलीव मी, आप लोग लेट ज्वाइन किए हो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा, नहीं तो ये बहुत आसान है। जो लोग वहां बैठे देख रहे हैं उनको वाकई उनको लग रहा हो ये चीजें आसान है। अगर तुमको डेरिवेटिव्स आते हैं, इंटीग्रेशन आते हैं, तो कुछ भी नहीं है, आसान है। एंड आई एम ट्राइंग कि बहुत बेसिक से बेसिक आपको कवर किया जाए, बहुत बेसिक से बेसिक। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नोट करो इसको, कर लिया, अल्फा 80 निकाल दिया, बीटी भी निकाल दिया, गुड, वेरी गुड, तो अच्छा होता है, बाकी सब ठीक है। समझ बाकी समझ में आ रहा है या बोल रहा है ऊपर से लग रहा है, प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस कर जरूरी है। तो सर आप कहते हो ना कि यार मैं प्रैक्टिस संडे को करूंगी, ये छुट्टी वाले दिन, तो मुझे नहीं आना है, बोले मैंने जिंदगी की 35 ईयर्स निकाल दिया, मैं सोच रहा था कि यार कल करेंगे, वो कल आते ही नहीं है। जो मन में आ गया ना यार अभी करना है तो कर लो बस। ऐसे थोड़ी कहते हैं कि नॉट टू टॉक टिल टुमारो बट यू कैन डू टुडे, वो ऐसे थोड़ी कहते हैं, वो तो वाकई में है, जो करना है कर लो। प्लान करते रहोगे तो प्लान ही कर जाएंगे, वो नहीं होता। एग्जाम्पल 35 ईयर्स हो गए मेरे मजदूर और ऐसे निकल गए, जो चीजें मैंने करनी थी मैंने कर ली, और तो मैं कहता है यार कल कर लूंगा, वो कल आया नहीं, फिर धक्के से ना पेरेंट्स ने मार पीट करवाया उसको। तो अपने एक्सपीरियंस लीडर बोलते हैं, तो करना है कर लो उसको, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम निकलते जाएगा, टाइम हैज विंग्स टू फ्लाई। ओके, तो ये आगे हमारे पास में ओमेगा, फटाफट देखते हैं आगे। अल्फा कैसे निकालना है, अल्फा होता है बेटा डी ओमेगा बाय डी टी, यानी इसको एक बार और डेरिवेटिव कर लो। ये रहा तुम्हारे पास में ओमेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे सब लोग, क्या डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर प्लस 2t है, इसका डेरिवेटिव करेंगे, द डेरिवेटिव विल कम आउट टू बी 3 to the 6 60 बनेगा, ये जो नो प्लस 2 बनेगा, ये अल्फा आ गया।
ऊपर से गया, देखो ये कांस्टेंट है। फिर से एक चीज ध्यान से देखना पड़ा, अगर कोई देखो एक मैं चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताने जा रहा हूं। अगर y इज इक्वल टू c है मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैं कहता हूं इसका डेरिवेटिव लो dy बाय dx लो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा, याद रखना। और अगर ऐसे है y इज इक्वल टू कांस्टेंट मान लो c है मल्टीप्लाई कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद x, और मैं कहता हूं dy बाय dx निकालो। देखना, ध्यान देना, x के रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। अगर x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y चेंज करेगा, तो y की वैल्यू x के साथ में चेंज हो रही है, और ये कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना नहीं y और x के साथ में। ध्यान देना, y और x के साथ में कांस्टेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखूंगा मैं? कांस्टेंट एज इट इज बाहर आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होगा? dx बाय dx व्हिच इज 1, यानी कितना, क्या आंसर आएगा? कांस्टेंट आंसर आ जाएगा। अब तुम ये मत कहना कि सर इसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हुआ। अगर कांस्टेंट अकेला है तो डेरिवेटिव 0, अगर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल आ गया तो डेरिवेटिव 0 नहीं होगा। ये तीन कंसेप्ट है, एक ये और एक ये। इसको कर लोगे तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, क्वेश्चन मतलब करने लायक हो जाओगे, बिना इसके हम क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है हार्दिक, क्लियर है? चलिए यहां अप्लाई करो। ये क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा नहीं होगा। इसको ऐसे कर लो, इसको ब्रेक करके लिख लो ऐसे, इसका ब्रेकअप कर दो, इसका ब्रेकअप कर दो, प्लस 2t डिवाइड बाय dt, ब्रेकअप कर दिया मैंने। अब ये 3t स्क्वायर, अब 3t स्क्वायर है बेटा, 3 कांस्टेंट है साथ में t स्क्वायर है, t स्क्वायर मतलब x की पावर n वाला फॉर्म बन जाएगा। तो 3 क्या है? 3 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट साथ में क्या आ गया? वेरिएबल आ गया। यहां वेरिएबल पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे 3 कांस्टेंट आकर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? t स्क्वायर बचा, t स्क्वायर इसका डेरिवेटिव लेंगे, प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव इसका t का होगा, तो dt बाय dt 1, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो, n x n माइनस 1, n सामने, t n माइनस 1 प्लस 2, तो क्या बना? 6t बना प्लस 2, यह है अल्फा। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? आई मीन यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। जैसे कि लीनियर एक्सीलरेशन क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, यहां पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये अल्फा है। ठीक है, ये बस 3 फंडे है बेटा। ऑनेस्टली बिलीव मी, इंटीग्रेशन का वो फॉर्मूला और डेरिवेटिव के 3 फंडे, ये 3 रट लो अच्छी तरह से, डाइजेस्ट कर लो, समझ लो, आपका कभी कोई सवाल रखेगा नहीं। बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो वंस इन अ वाइल यूज होंगी, वंस इन अ वाइल। फिजिक्स में, मैथ में तो बहुत डिटेल में, बट फिजिक्स में यही चीजें घूम करके यूज होंगी, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? तो ये अल्फा आ गया। अब वो कहता है कि 2 सेकंड में निकालिए, 2 सेकंड में, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड में निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 इंटू 2 प्लस 2, कितना होगा? 12 और 2 14 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये t इज इक्वल टू पुट कर दिया। अब आपसे कहते हैं कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ 80, फाइंड 80 इज व्हाट? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल ये नोट कर लिया ना आपने, नोट कर लिया था कि नहीं किया? कर लेना इसको, इससे ना नहीं होगा। क्या बोलो, समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? मैं बहुत बेसिक से बेसिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिलीव मी, पेन पकड़ा है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। इतना बेसिक ये लोग बैठे हैं यहाँ पे जो देख रहे हैं, इतना बेसिक मैंने कभी कराया ही नहीं है। इतना बेसिक मैं कराता हूँ डे 1 पे, जब क्लास पहली क्लास होती है, क्लास 1 की।
ठीक है, अभी हम यूनिट 1 बुक खत्म कर चुके हैं, सेकंड बुक हमारी चल रही है ऑलमोस्ट। इस समय तो बहुत एडवांस लेवल पे चलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, बेसिक से बेसिक कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोई डाउट है, कोई मिसकंसेप्शन है माइंड के अंदर, प्लीज क्लियर कर लेना, हेसिटेट मत करना कि बाकी लोग क्या सोचेंगे। डू नॉट बॉदर अबाउट इट, अपना सोचो बस, ठीक है। वाईफाई चल रहा है, ओके। तो ये अल्फा आ गया, कहता है 80 निकालो, 80 एट t इज इक्वल टू व्हाट, 2 सेकंड। अब कोई बताएगा मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिखा था? अल्फा इनटू आर लिखा था, लिखा था अल्फा इनटू आर। आर कितना है? रेडियस ऑफ ट्रैक कितना है? 1 मीटर है। अल्फा कितना है भाई? t इज इक्वल टू 2 पे निकाल रहा था, 2 सेकंड पे अल्फा कितना निकला? 14 इनटू आर कितना? 1। कितना आंसर आएगा? 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में लिखना, लीनियर एक्सप्रेशन है, इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलेगा, याद रखना इसको। फिर कहता है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालो, तो vt का फॉर्मूला क्या होता है? r इनटू ओमेगा होता है। तो किस पे निकाल रहे हैं? एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकाल रहे हैं। r कितना? 1 मीटर है, इनटू ओमेगा कितना बेटा? ओमेगा 2 सेकंड पे कितना आएगा? कहां? ये 16 का 16 लिखेंगे यहाँ पे, 16 मीटर पर सेकंड आएगा। दैट्स इट, ओके। चलिए अब अगला टॉपिक है, शुरू करते हैं टॉर्क। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क, उसके बाद करते हैं। नोट कर लो, जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था और जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, बस यही फॉर्मूला ध्यान रखना, इन्हीं की प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। कोई पुराना बात नहीं। चलिए अब हम जरा बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है टॉर्क। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टॉर्क। देखो, टॉपिक का नेम बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क, TORQE, टॉर्क। टॉर्क का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। तीसरा नाम होता है इसका टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। 3 नाम है इसके, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ओके। देखो टॉर्क मतलब देखो कोई चीज घुमाने के लिए, ठीक है। इट बेसिकली चेंजेस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी, इसका सिंबल क्या है? सिंबल इज टाउ, ठीक है। सिंबल क्या है? टाउ। इसको फील करना, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों ने वॉइस में ऐसा देखा होगा, कभी किसी नट बोल्ट का इस्तेमाल किया आपने? मान लो आपके पास में ये नट है, क्या है? ये नट है, ओके। और ये आपके पास में एक बोल्ट है, क्या है? बोल्ट है। रेंच जिसको बोलते हैं ना, करते हैं ना, रेंच से खोलते हैं नट को, तो कोई नट जाम रहता है, समझ पा रहे हो बात को? तो हम क्या करते हैं, हम यहां से पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, जब इसको घुमाते हैं तो क्या होता है? ये ऐसे घूमते हैं, क्या रिफ्लेक्ट, ऐसे घुमाते हैं और ये नट खुलना शुरू होता है। नोट करना, स्क्रू ड्राइवर का कंसेप्ट याद है? स्क्रू ड्राइवर, जब मैं स्क्रू ड्राइवर को ऐसे, ये स्क्रू ड्राइवर बेटा, जब स्क्रू ड्राइवर को मैं ऐसे घुमाता हूं, ऐसे मैंने ये फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई, ये फोर्स लगाई, ये मैंने घुमाया इस तरह से, तो जो स्क्रू ड्राइवर होगा वो टाइट हो जाएगा। आई मीन स्क्रू विल गेट टाइटन अप,
स्क्रू विल गेट टाइटन अप। और अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो वो स्क्रू खुल जाएगा। कभी फील करना है इसको। आपके पास में ये पेन है, ये पेन है, ये पेन है बेटा देखो। अगर इस पेन को मैं यहां से पकड़ के ऐसे घुमाता हूं, ये देखो खुल गया, मतलब ये बाहर को खुल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉर्क का इफेक्ट है वो बाहर की तरफ आया, ये खुल गया। और अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे घुमाता हूं तो ये टाइट हो गया, ये टाइट हो गया, मतलब टॉर्क का इफेक्ट अंदर खुल गया। ऐसे घुमाता हूं टॉर्क का इफेक्ट बाहर आ जाए तो ये खुल जाएगा। कैन यू फील इट? ये चीज है, मतलब कि घुमाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। और टॉर्क बड़ा 3 चीजों पर डिपेंड करती है। टॉर्क जो होती है ना, टॉर्क डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स। नंबर 1, पहली बात डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड, ठीक है। नंबर 3, या इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। दूसरी बात है डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी ये एफ पे डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी आर पे, डिस्टेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। और तीसरी बात है डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा मतलब एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन एफ एंड आर, फोर्स और आर के बीच में एंगल। अब ये आर क्या है? आप मन में सवाल आ रहा हो कि ये आर क्या है, जरा फील करना। अगर मैं इसको इधर फोर्स लगाता हूं, ये मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट फिक्स है, ये नट है, यहाँ पे क्या है? पाइवोट किया गया है, पाइवोट, और यू कैन से फिक्स पॉइंट। अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे ये मैंने फोर्स लगाया बेटा, तो ये यहां ऐसे घूमना शुरू करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। अगर मैं यहां से, दिस इज अवर नट, और ये हमारा क्या है? बोल्ट है, बोल्ट है, या इसको रेंच बोल दो, रेंच भी बोलते हैं। तो ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा है, तो ऐसे घुमा रहे हैं, तो क्या करना? ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, कैन यू फील इट? अगर मैं इसको ऊपर तरफ फोर्स लगाता हूं तो ये ऐसे घूमेगा। तो घुमाने वाली जो फोर्स होती है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब ये फोर्स यहां से कितने डिस्टेंस पे लग रही है? आर डिस्टेंस पे लग रही है, यानी कि ये फोर्स कहां पे लग रही है, कितनी अमाउंट में लग रही है, और कितने डिग्री पे लग रही है, उस बात पे डिपेंड करती है टॉर्क। टॉर्क 3 चीजों पे डिपेंड करेगी, कितनी अमाउंट की फोर्स लगी है, कितने एंगल की फोर्स लगी है, और कितने दूरी पे फोर्स लगी है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप फोर्स यहां लगाओ, यहां बिल्कुल पास में, और मैं कहता हूं इसको घुमाने की कोशिश करो, what will happen? What will happen? It will be very difficult for us to rotate. हम जितना दूर से बोल्ट को पकड़ेंगे उतना आसानी होगी हमारे लिए घुमाने में, यानी उतनी ज्यादा टॉर्क हम बना पाएंगे। और जितना हम पास से पकड़े घुमाने की कोशिश करेंगे, जितना पास से, उतना कम टॉर्क लगेगा। दरवाजा खोलते हो, दरवाजे को जितना दूरी से, दिस इज कॉल्ड हिंज पॉइंट, कॉपी, ये दरवाजा है मान लो, ठीक है, और ये हिंज है, हिंज मतलब जहां पे दरवाजा फिक्स है, इसको एक्सिस बोल देते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे यहां से फोर्स लगाता हूं तो इसको पकड़ के घुमाना ऐसे बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर मैं फोर्स को यहां पे लगाऊं, यहां बिल्कुल हिंज के पास, तो यहां से पकड़ के घुमाने में काफी ताकत लगती है। तो भाई फील करना है इस चीज को, यहां से पकड़ के इसको ऐसे घुमाने में ताकत बहुत ज्यादा लगेगी, और यहां से पूरे घुमाने में बड़ी आसानी से घुमा पा रहा हूं, बट यहां से घुमाना ना ऐसे बहुत ताकत लगेगी। आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस एट विच द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, वो डिस्टेंस जहां पे हम फोर्स को
लगा रहे हैं, ठीक है, यानी r इज द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोट या फिर फिक्स्ड एक्सिस। फिर ठीक है। अच्छा, तो बेटा जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हुआ यहाँ पे, सॉरी, ये तो ऐसे घूम जाएगा। अब ये इस सेंस में ऐसे घूमेगा, मतलब कैसा घूमेगा बेटा, कैन टेल मी? दिस विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे घूम रहा है ना, मतलब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज रोटेशन, सी डब्ल्यू मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो ये टॉर्क वेक्टर होगा ना, टॉर्क वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलेगी? राइट हैंड थंब। जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है, जैसे ये घूम रही है ऐसे, इनवर्ट ऐसे घूमा तो ये जिस तरफ घूम रही है उस तरफ घुमा दो इसको, और टॉर्क वेक्टर किधर आया? अंदर की तरफ गया, टॉर्क अंदर है। तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर गया। व्हाई? क्योंकि बेटा जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो भी अंदर ही तरफ होगी, एंगुलर वेलोसिटी तो अंदर ही होगी। यस और नो? एक्सियल वेक्टर, अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, मान लो ये घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, तो एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ये ऐसे घूम रही है ना, ऐसे, तो ये क्या होगा? ओमेगा होगा ऊपर की तरफ, और टॉर्क किधर होगा? टॉर्क तो ऊपर ही होगा। जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, उसी डायरेक्शन में टॉर्क होगी। जितनी भी एंगुलर क्वांटिटीज हैं, एंगुलर क्वांटिटीज थीटा, ओमेगा, अल्फा एंड टॉर्क, ये सब अलोंग एक्सिस होगी, और इनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इनको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर, इनकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क किधर होगा? टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन, और जो बेटा अंदर वाली टॉर्क होती है ना, उसको हम लिखते हैं नेगेटिव। साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन है बेटा, टॉर्क अगर क्लॉकवाइज है तो उसको लिखना नेगेटिव, अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको लिखना पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, जस्ट रिमेंबर इट, रिमेंबर इट। क्लियर है? कोई क्वेश्चन बेटा देख लो, समझ आ रहा है कितनी बात है? समझ आ रहा है? ओके, तो ये तुम्हारे पास में कंसेप्ट हो गया। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रही है, कोई चीज क्लॉकवाइज घूम रही है, तो उसका मतलब हो गया टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन होगी। और अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो टॉर्क अगर मान लो ये चीज ऐसे घूम रही होगी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं फोर्स ऊपर लगाता तो राइट हैंड थंब लगाते तो थंब किधर आना था? बाहर आना था, तो टॉर्क की डायरेक्शन बाहर की तरफ। पता लग रही बात? नहीं पता लग रहा, ठीक है। टॉर्क का मतलब है, टॉर्क का मतलब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि इफेक्ट किधर आ रहा है, फोर्स का इफेक्ट देखना। हमने फोर्स को इधर लगाई, लेकिन इस फोर्स का इफेक्ट क्या बना? बॉडी घूमना शुरू हो गई, घूमना शुरू हुई। और जब मैं बॉडी को घुमाऊंगा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया स्क्रू ड्राइवर का, स्क्रू ड्राइवर को तुम घुमाओ तो व्हाट विल हैपन? स्क्रू ड्राइवर या तो टाइट हो जाएगा या तो लूज रहेगा। अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे ये घुमा रहा हूं, स्क्रू ड्राइवर आगे बढ़ेगा, स्क्रू आगे बढ़ेगा, मतलब टॉर्क आगे जा रहा है, नहीं आया। अगर मैं इसको, ये स्क्रू ड्राइवर है बेटा, स्क्रू है, सॉरी ये स्क्रू है, अगर मैं इसको इस तरह से घुमा रहा हूं, ये ऐसे, ये स्क्रू है मेरे पास में, अगर मैं इसको ये फोर्स लगा रहा हूं, ये
मैं इसको ये फोर्स लगा रहा हूं तो ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो स्क्रू आगे बढ़ेगा। फील करना, जिन लोगों को थोड़ा मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है, घर जाके आप पेचकस दिखाना, पेचकस, दैट इज कॉल्ड स्क्रू ड्राइवर, और इसको कस के देखना जो स्क्रू होता है। तुम ऐसे राइट क्लॉकवाइज रोटेशन दोगे ना, जब क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे तो स्क्रू अंदर जाएगा, मतलब कि जब स्क्रू अंदर गया इसका मतलब टॉर्क किधर है, टॉर्क आगे की तरफ है। तुम फोर्स ये लगा रहे हो, तुमने फोर्स ये लगाई, ये फोर्स लगाई और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क का इफेक्ट है। गेटिंग द कंसेप्ट? ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर टॉर्क का इफेक्ट आएगा। और अगर मैंने ऐसे लगाया, यानी इसको ऐसे खोलना शुरू कर दिया, तो व्हाट विल हैपन, ये स्क्रू ड्राइवर, ये स्क्रू खुल जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ, टॉर्क का इफेक्ट पीछे की तरफ आएगा। तो टॉर्क या तो आगे होगा या पीछे होगा। तो यहां जो टॉर्क होगा बेटा, टॉर्क विल बी ऑलवेज 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 परपेंडिकुलर टू द फोर्स। ठीक है, 4 बार बोल दिया, टॉर्क ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, याद रखना इसको। ठीक है, टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू फोर्स। ठीक है, ओके। बाकी कल करते हैं। कल मैं आपको बिट डायग्राम, इसका फॉर्मूला डायग्राम दिखाऊंगा, करेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड यू गाइस अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क। सेंटर ऑफ